हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपका फॉस्फोरेंस की प्रिपरेशंस पढ़ी हैं, किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से साइक्लिक लीनियर में जाता है और किस तरह से आपका आर ग्रुप जो होता है वो इंटरफेयर करता है आपके पॉलीमराइजेशन में, कि वो लीनियर में नहीं कन्वर्ट हो पाता। आपका ट्राइमर से सीधा बस क्या बन पाता है, टेट्रामर ही बन पाता है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे हमने रिएक्शन कंडीशंस के साथ प्रिपरेशन आपके फॉस्फोरेंस की पढ़ी है। तो अब हम फॉस्फोरेंस के प्रॉपर्टीज और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो हम जो यहाँ पर फॉस्फोरेंस पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपके साइक्लिक फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स लाइक NPCl2 3 या फिर NPCl2 4, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस तरह से, आपका NPCl2 थ्राइस का आपका क्या है मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 256 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके सॉल्युबल होते हैं ईथर, बेंजीन और आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑन द अदर हैंड ये तो आपकी टेट्रा की थी, अगर ट्राई की थी, अगर मैं टेट्रा की बात करती हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है आपका 123.5 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 328.5 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो है लोअर है आपका, अगर मैं बात करूँ ईथर, बेंजीन और आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड की अकॉर्डिंग टू NPCl2 यहाँ ये क्या है आपका ट्राइमर है आपका। इसके केस में अगर बात करते हैं ऑन हीटिंग टू 150 to 300 डिग्री सेल्सियस, दोनों की दोनों आपकी जो ट्राइफॉस्फेजिन वाली और टेट्राफॉस्फेजिन वाली जो ये है आपके क्या करती हैं, पॉलीमराइज हो जाती हैं इलास्टिक प्रोडक्ट में, जो कि हाई मॉलिकुलर वेट का होता है ऑफ द ऑर्डर 20,000। अगर इसकी और भी हम हीटिंग करते रहे हैं लाइक 350 डिग्री सेल्सियस, जो आपका प्रोडक्ट है वो डीपॉलीमराइज भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी रिएक्शंस यहाँ पर ली गई हैं। वही सेम है, आपको एक रिएक्शन अगर आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो ठीक से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आगे आएगी। तो सेकेंड इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपके फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स में जो क्लोरीन एटम होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और इजीली रिप्लेस्ड हो जाते हैं मोनोवैलेंट ग्रुप से, लाइक आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, OH, OR, SH, SR, SCN, NH2, NR2। तो इस तरह से अगर मैं फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स लेकर चलूँ और आपका 6NaF आपका रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन रिप्लेस होकर आपके फ्लोरीन यहाँ पर लग जाएंगे और यहाँ से सॉल्ट निकलेगा आपका NaCl। ऐसे ही आपका ये आगे और रिएक्शन इनकी दे रखी हैं, सेम इसी तरह से ये होएगी, रिप्लेस कर जाएंगे Cl को। तो इनको आप पढ़ सकते हो अपने लेवल पर। यहाँ पर जैसे कि आपका ये फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड ले लिया गया है, इसको अगर इससे रिएक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर सारे क्लोरीन रिप्लेस्ड होकर फ्लोरीन लग जाते हैं। अगर इससे रिएक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर आपका रिएक्टिंग क्या है, NaO आपका OMe आपका रिएक्टिंग है, जो कि आपका यहाँ पर क्लोरीन को रिप्लेस करके पूरे पे लग जाएगा। इसी तरह से आपका ये है रिएक्टेंट, आपका ये है आपका, सिर्फ क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा इनमें और ज़्यादा कुछ आपका है नहीं। बस आपका क्या है, इसमें जो क्लोराइड बता रखे हैं वो वेरी रिएक्टिव बता रखे हैं और इजीली रिप्लेसेबल बता रखे हैं अदर मोनोवैलेंट ग्रुप से। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलिसिस। जो आपके ट्राइमर होते हैं इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ट्राइमेटाफॉस्फामिक एसिड से, जो कि आगे ये जाते हैं आइसोमरिक चेन्स में और क्या बनाते हैं, ट्राइमेटाइमिडोफॉस्फेरिक एसिड। तो इस तरह से ट्राइमर लेकर चलो, यहाँ से इसको क्या करो, हाइड्रोलाइज करो, यहाँ से आपके 6HCl निकल जाएंगे और आपके जो क्लोरीन है ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, आपके OH से। तो ये OH से यहाँ पे रिप्लेस हो गए हैं आपके। उसके बाद ये किस में जाएगा, आइसोमरिक चेंज में जाएगा और आइसोमरिक चेंज से आपका ये किस तरह से हो जाएगा, ये आपके जो डबल बॉन्ड है ये आपस में आपके शिफ्ट होते रहेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ट्राइमेटाइमिडोफॉस्फेरिक एसिड। तो इस तरह से आपकी हाइड्रोलिसिस अगर होती है तो ये काम इस तरह से आपका करता है। इसी तरह से ट्राइमर की तो हमने बात कर ली, अब टेट्रामर की भी तो हाइड्रोलिसिस होगी ना। तो इस तरह से आपका क्या करेंगे, अगर टेट्रामर के हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो यहाँ से भी HCl निकलेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से आपके OH ग्रुप रिप्लेस
रिप्लेस हो जाएंगे Cl से, तो आपके इसमें भी आइसोमरिक चेंज आएंगे और ये भी इसी तरह से आपका ये कंपाउंड बना लेगा। द टेट्रामर रिएक्ट्स विद वाटर फास्टर देन ट्राइमर, यानी आपके जो टेट्रामर है ये क्या है, फास्टर रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइमर। तो रिएक्टिविटी में क्या होगा, आपका टेट्रामर वाला ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ट्राइमर। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, रिएक्शन विद अमोनिया। आपका जो ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होता है वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, और ये क्या देता है आपको, वेरियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। कब देता है, जब आपका क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है NH2 ग्रुप से। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया डालते हैं और जो आपका फॉस्फोरस नाइट्राइड है ये फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लेकर चलो अपना कंपाउंड फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो यहाँ से आपका एक्सेस अमोनिया डाल दिया है, तो यहाँ पर क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाएगा, NH2 से आपका रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि क्लोरीन किससे रिप्लेस होगा, NH2 से। इनको आप लिख भी सकते हो कि आपका किस रिएक्शन कंडीशन में रिप्लेसमेंट हो रही है क्लोरीन की। तो यहाँ पर आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी देखो जैसे ऑक्सीजन के केस में आपका आइसोमरिक चेंजेस हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इसमें क्या होंगे, थोड़े आपके चेंजेस होंगे। तो इस तरह से ये अपने आप को फॉस्फम में चेंज कर लेगा। देन दोबारा अगर इसे हीट करते हैं तो NH3 निकलेगा और ये फॉस्फोरस नाइट्राइड में चेंज हो जाएगा, P3N5 में चेंज हो जाएगा। तो लास्ट इसका यहाँ से चले और कहाँ तक पहुँच गए, फॉस्फोरस नाइट्राइड तक। अब आपका आता है नेक्स्ट, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फॉस्फेजीन्स। जो आपके ज़्यादातर साइक्लिक फॉस्फेजीन्स होते हैं या फिर उसके डेरिवेटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जिनके एक्सरे अगर हम स्टडी करते हैं तो ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशंस को शो करते हैं रिंग शेप या फिर इसके डायमेंशन के अंदर। तो बात करते हैं आपके ट्राइमर हैलाइड यानी ट्राइफॉस्फेजीन्स की, जिसका क्या होता है, ऑलमोस्ट प्लेनर स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ट्राइमरिक फॉस्फेजीन NPCl2 थ्राइस, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे के साथ प्लेनर स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो ये आपका क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फॉस्फेजीन्स आपकी यहाँ पर शो की गई है। तो ये आपका ट्राइमर था। अब हम बात करेंगे टेट्रामर की, जो कि उससे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है ट्राइमर से, और ये क्या होता है, पुकल्ड रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है एक तरीके से, और अल्टरनेट P और N बॉन्ड्स आपस में होते हैं विद 2 क्लोरीन एटम्स के, जो कि किस पे लगे होते हैं, फॉस्फोरस पे आपके लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपका इस तरह से इस कंपाउंड को लेकर चले, और ये स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक टेट्रामर है जो कि इस तरह से आपका होता रहता है चेंज अपने आप में, मतलब चेयर और बॉट कन्फर्मेशन में चेंज होता रहता है। और जो आपकी इससे ज़्यादा जो लार्जर रिंग होती है, अब तो हमने ट्राइमर और टेट्रामर की बात की है, बट अगर आपका यहाँ पर ये जो X है ये मोर देन 4 है तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आपकी जो बॉन्डिंग होती है ट्राइफॉस्फेजीन में वो किस तरह की होती है। जो आपके सारे के सारे फॉस्फेजीन्स होते हैं या तो साइक्लिक में होते हैं या चेन में होते हैं, और इनमें आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका। इसमें आपका 2 कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन एटम और 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस एटम होता है, जिसमें कि आपके 2 तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और 4 या 5 आपके फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड आपके बनाते हैं। देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन आर लेफ्ट ऑन दिस एटम्स। तो ये देखो इस तरह से इसकी कॉम्पोजिशन यहाँ पर बताई गई है, इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन के किस तरह से आपके प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन आपके सिग्मा बॉन्ड आपके यहाँ पर बनाते हैं। इट मे बी इजिली एज्यूम्ड दैट 2 of the remaining electrons of on nitrogen occupy a non bonding या फिर lone pair orbital, और जो आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे वो इंटरेक्ट करता है एक एटम के साथ, आपके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, कौन से एटम के, फास्फोरस के, और क्या बनाता है, एक पाई बॉन्ड आपका बनाता है। यानी नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो 2 तो उसके पास ऐसे ही रहते हैं लॉन पेयर में, और आपका जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो किसके साथ फॉर्म करता है बॉन्ड, फास्फोरस के साथ, जो कि पाई बॉन्ड में
पाई बॉन्ड में फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl2 थ्राइस की बात करें तो इस तरह से ये बनता है। इनके बीच का एंगल 108 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में आपका 118.4 डिग्री सेल्सियस सॉरी, बॉन्ड एंगल तो डिग्री में ही होता है। तो 118.4 डिग्री, आपका 121.6 डिग्री, और आपका बॉन्ड लेंथ बता रखी है 158 पिकोमीटर, ये भी 158 पिकोमीटर। तो इस तरह से ये सिंपल स्ट्रक्चर आपका एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आपका बताया गया है। ये इस तरह से इसके आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग बताई गई है, लोन पेयरिंग बताया गया है आपका। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। तो जब हम एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी करते हैं NaCl2 थ्राइस स्ट्रक्चर की, तो हमें कुछ फैक्ट्स पता लगते हैं, जैसे कि जो फॉस्फेजिन रिंग्स होती हैं या चेन्स होती हैं वो स्टेबल होते हैं हमारे पास। जो स्केलेटल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके रिंग्स के अराउंड, अनलेस देयर आर डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट ऑन द फास्फोरस एटम। और ये जो उसके साथ सब्सटीट्यूएंट लगे होते हैं फास्फोरस के साथ, उस पर भी आपका डिपेंड करता है डिस्टेंस। और जो आपके PN बॉन्ड डिस्टेंस होते हैं वो 158 पिकोमीटर होते हैं। देखिए इसमें सारी की सारी चीज़ें यही बता रखी है जो ऊपर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसको आप एक बार अपने तरीके से सारे का सारा पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सिर्फ आपकी स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऊपर बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है, नॉट अ बिग डील। तो आपका जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आता है D-Pi-P-Pi बॉन्डिंग मॉडल फॉर साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन्स। तो यहाँ से हमें बहुत सारे सेवरल डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं D-Pi-P-Pi बॉन्डिंग के साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन्स के अंदर। तो हम मॉडल सिराइक और पैडॉक और डीवर एंड कोवर्कर्स के वाले जो स्ट्रक्चर इनके मॉडल्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से बेसिक मॉडल जो बेसिक एजम्पशन है उस मॉडल की वो हम डिस्कस करते हैं। जो आपका साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजीन्स है उसमें आपके प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और जो आपके पाई बॉन्ड जो बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो आपके बनते हैं, सॉरी पाई नहीं, सिग्मा बॉन्ड की मैं बात करूँ तो वो कैसे बनते हैं आपके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। और किसकी हैं वो ऑर्बिटल्स? फास्फोरस और नाइट्रोजन की। जो आपका बॉन्ड एंगल है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से नाइट्रोजन की सजेस्ट होता है, या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके फॉस्फोरस वाली से सजेस्ट किया जा सकता है बॉन्ड एंगल आपका। जो आपकी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं n की, उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका यूज़ होता है सिग्मा बॉन्डिंग में, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका होता है। ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल में होता है, यानी उसमें लीव आपका हो जाता है। सिमिलरली आपका 4 of sp3 hybrid contains p orbitals containing 1 electron each are used for sigma bonding, 2 with nitrogen atoms और 2 आपके halogens के साथ, leaving another 1 unhybridized orbital containing 1 electron। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपके बॉन्डिंग जो है T-Pi-P-Pi बॉन्डिंग एक्सप्लेन की गई है। तो अभी जो हम सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन में, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है। ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर इसका होता है, सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यह आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरह से आपके काम करते हैं। तो आपका जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो किसके बीच में फॉर्म होते हैं? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में होते हैं, बाय यूजिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? 3d ऑर्बिटल्स के, फास्फोरस के, और pz ऑर्बिटल किसके? आपके नाइट्रोजन के। तो इस तरह से जो आपका dxz ऑर्बिटल है p एटम का, वो किसके साथ ओवरलैप करता है? pz ऑर्बिटल ऑफ n, जिससे हमारे D-Pi-P-Pi बॉन्ड बनता है, जो कि आपका नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपका D-Pi-P-Pi बॉन्डिंग था, जिसको हम हेट्रोमॉर्फिक NP या फिर सूडो एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो ये आपका
डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को शो कर रहा है। ऊपर वाला किसको शो कर रहा था? आपका सिग्मा बॉन्डिंग फ्रेमवर्क को शो कर रहा था, और ये किसको शो कर रहा है? आपका पाई बॉन्डिंग को शो कर रहा है आपका। तो यहाँ पर तो हमने आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड पढ़ लिया, बट एडिशनल बॉन्ड भी आपके बन सकते हैं रिंग में बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर। जो लोन पेयर हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन के, नाइट्रोजन के पास, उनसे हम और भी एडिशनल बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एटम इंटू वैकेंट डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल्स में किसके? फॉस्फोरस के साथ। तो नाइट्रोजन एटम के किसके? फॉस्फोरस के साथ। इससे हमें क्या मिलता है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मिलती है एक्स वाई प्लेन में, जिसको हम पाई डैश बॉन्डिंग बोलते हैं। द चेंजेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम चेंजेस द फॉर्मेशन ऑफ पाई डैश सिस्टम। तो इस तरह से कुछ एडिशनल बॉन्ड भी आपके पाई बॉन्डिंग में शो होते हैं, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो किसके साथ आपके एक तरीके से पेयर अप होते हैं या डोनेट करते हैं? फास्फोरस के ऑर्बिटल को। और नाइट्रोजन का कौन सा होता है? डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है वैकेंट, और आपका जो फास्फोरस का जो ऑर्बिटल है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, जिससे हमें क्या मिल रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मिल रही है एक्स वाई प्लेन में, जिसे हम पाई डैश बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर शो कर रखा है इसके लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन्स की जो बॉन्डिंग है उसमें दो टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग मिली है। एक है आउट ऑफ प्लेन हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग, और आपकी क्या है दूसरी? एंड इन प्लेन कोऑर्डिनेट पाई बॉन्डिंग। तो इस तरह से ये आपके दो स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर जो हमने बात किया वो इन प्लेन और आपके आउट ऑफ द प्लेन पाई बॉन्डिंग की बात की है, बट जो डीवार और कोवर्कर्स हैं उन्होंने एडिशनल इंटरप्रिटेशंस और बताई हैं। अकॉर्डिंगली उनके क्या है? जो आपका डी वाई जेड ऑर्बिटल है वो किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? डी एक्स जेड ऑर्बिटल के साथ एक तरीके से आपका परपेंडिकुलर होगा, और ओवरलैप होगा किसके साथ? पी जेड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब इसकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होगी? यहाँ पे तो देखिए ये प्लेन के साथ है, आपके इन और आउट प्लेन में बताए गए हैं, बट यहाँ पर आपके क्या बताए गए हैं? यहाँ पर परपेंडिकुलर ये बताए गए हैं आपके। देखिए परपेंडिकुलर वाली चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि ये परपेंडिकुलर भी आपके एक तरीके से ऑर्बिटल्स रिएक्ट कर सकती है। देखिए आपको ये चीज़ें तो पता है ना कि ये वाली क्या होती है? ये इनप्लेन वाली होती हैं, और अगर मैं इस तरह से बात करती हूँ तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर वाली आपकी होती हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ हो रही है आपकी। ये वाली इस तरह से है आपकी, ये वाली, और ये क्या है आपकी? इस तरह से है। तो ये आपकी इंटरेक्ट कर रही हैं, जो कि क्या है? आपके परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो इस तरह भी आपकी बॉन्डिंग एक तरीके से हो सकती है, जो कि आपका क्या है? ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस करता है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और बेटे जो ये हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं प्लीज़ इनको छोड़ना मत। जो डीवार और कोवर्कर्स ले जो इनके स्ट्रक्चर हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है कि प्लेन में कैसे है, परपेंडिकुलर कैसे हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो प्लीज़ इसको देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा आप देख लें, स्ट्रक्चर को तो बनाए एटलीस्ट। स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से है परपेंडिकुलर। आपके ये परपेंडिकुलर वाले स्ट्रक्चर हो गए, प्लेन वाले स्ट्रक्चर हो गए, और सिंपल स्ट्रक्चर जैसा आपका यहाँ पर एक तरीके से ये वाला शो किया गया है। यहाँ पर तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन शो की गई है, फ्रेमवर्क शो किया गया है पाई बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग का। तो पाई बॉन्डिंग के लिए क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर है इस तरह से, और उसके बाद प्लेन वाला और ये परपेंडिकुलर वाला ये बताया गया है। तो इससे घबराना नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना भी कोई मुश्किल आपका नहीं आता है ये वाला। तो आगे हम इसका करते हैं। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू डीवार एंड कोवर्कर्स जो आपकी डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड हो रही है आपस में, और क्या दे रही है हमें? दो ऑर्बिटल दे रही हैं जो कि डायरेक्टेड हैं एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम के साथ। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? दिस रिजल्ट इनटू लोकलाइज्ड 3 सेंटर बॉन्ड अराउंड एन एटम। तो देखिए ये आपका एन एटम है, तो इसके साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 सेंटर बॉन्ड अराउंड एन एटम, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड्स ऑफ पाई कैरेक्टर। सिंस द आइलैंड ऑफ पाई कैरेक्टर आर इंटरप्रेटेड एट ईच पी बॉन्ड, देयर विल बी नोड्स एट ईच
फास्फोरस एटम। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों आपका जो साइक्लो ट्राइफॉस्फेजिन्स होते हैं ये आपके ब्रॉड डी लोकलाइजेशन इफेक्ट नहीं शो करते। जैसे बेंजीन में आपका होता है ना, उसमें क्या होता है, सिंपल पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। इसमें कौन सी हो रही है आपकी, ये मुझे बताओगे आप। अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सिग्मा बॉन्ड पढ़ा है, पाई बॉन्ड पढ़ा है, तो पाई में आपके इसके कौन से वाली हो रही है, बेंजीन में तो आपके सिंपल पी पाई बॉन्डिंग होती है, बट इस वाले कंपाउंड में आपकी कौन सी पाई बॉन्डिंग हो रही है ये आप मुझे बताओगे। और पाई बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 टाइप की मैं बता चुकी हूँ, वो भी आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि कौन कौन सी आपको समझ में आई है। तो यहाँ से हमें ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, 3 सेंटर आइलैंड ऑफ पाई बॉन्डिंग इन NpCl2 थ्राइस में। यहाँ से जो आपका है एक तरीके से हम क्या पूरे स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लग रहा है, क्या सम अप हम कर पा रहे हैं। जो आपके सिग्मा बॉन्डिंग है N और P के बीच में, उसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं N की, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है P की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, N के लिए आपकी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और P के लिए आपकी क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी सिग्मा बॉन्डिंग के लिए यूज हो रही है। किसके लिए है, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए आपकी। तो आगे अगर मैं हेट्रोमॉर्फिक NP पाई बॉन्डिंग की बात करूँ तो इसमें कौन सी हो रही है, आपकी P पाई D पाई बॉन्डिंग हो रही है। किसके बीच में, P की किसकी है, DXZ में, और आपका जो N है उसकी कौन सी हो रही है, PZ ऑर्बिटल। तो ये किसके लिए है, पाई बॉन्डिंग के लिए। तो इस तरह से ये वाला इसका हेट्रोमॉर्फिक NP का पाई बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो होमोमॉर्फिक आ रहा है आपका, ये किसके बीच में, N के बीच में। होमो का मतलब क्या है, सेम के बीच में, हेट्रो का मतलब क्या था, NP अलग अलग के बीच में पाई बॉन्डिंग। तो देखिए अब होमो N की पाई बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, इसमें आपकी क्या इन्वॉल्व हो रही है, P पाई बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी, DZ ऑर्बिटल P के लिए आपकी दोनों की, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, एक तरीके से रिसेंबल किसको कर रहा है, ये वाला P पाई बॉन्डिंग जो एरोमेटिक सिस्टम्स में होता है, उसी तरह से आपकी इसके अंदर DXZ ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करती है, जो कि पाई बॉन्डिंग बनाती है आपकी। और ये किसके बीच में, होमोमॉर्फिक के बीच में है, यानी सेम के बीच में है। नेक्स्ट आपकी आती है पाई डैश बॉन्डिंग। पाई डैश बॉन्डिंग में क्या होता है, आपके लॉन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल N के, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, आपके जो N के हैं वो कौन से हैं, लॉन पेयर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज के, हाइब्रिड ऑर्बिटल के। और आपके ये किसके साथ कर रहे हैं, P के आपके कौन से हैं, dx² माइनस y², या फिर आपका dxy अगर ऑर्बिटल लूँ, ये किसके हैं, P के। तो ये क्या कर रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से आपका ये वाला पाई डैश बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए ये प्लेन में है ना, तो ये वाली भी आपको पता होनी चाहिए, ये कैसे आपके, ये थोड़ा परपेंडिकुलर में, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि किसमें कौन सी बॉन्डिंग आपकी हो रही है। उसके बाद आता है आपका आइलैंड पाई बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होती है आपकी DYZ की और DX हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस किस के, P के और आपके N का कौन सा है, PZ वाला। तो देखिए ये याद रखिए, इसमें P के कौन से हैं, DYZ और DXZ आपके, और P के कौन से हैं, सॉरी N के आपके कौन से हैं, PZ वाले। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 सेंटर आइलैंड बॉन्ड। ये अभी हमने पढ़ा भी था ना, 3 सेंटर आइलैंड बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी पाई बॉन्डिंग यहीं पर ख़त्म होती है, और आपके यूसेज आते हैं। यूसेज आपके क्या है, फॉस्फेजिन्स के फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स किस में यूज़ होते हैं, रिजिड प्लास्टिक में और एक्सपेंडेड फोम में, फाइबर्स में, क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं, और ऑयल से अनअफेक्टेड होते हैं, या फिर पेट्रोल ले लो, या फिर अदर सॉल्वेंट से अनअफेक्टेड होते हैं आपके। तो ये इसके यूजेस हैं। सेकेंड आता है आपका, ये किस में यूज़ होते हैं, कैटालिसिस इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स में आपके यूज़ होते हैं। देन ये किस में यूज़ होते हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स विच आर यूजफुल फॉर फ्यूल हॉसेस एंड गैस्केट्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, इलास्टिसिटी में रहती है। अगर हम लो टेम्परेचर की भी बात करते हैं, देखो लो टेम्परेचर पे आपकी जो इलास्टिसिटी है ना, वो रिजिडिटी में चेंज हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एक तरीके से बेनिफिट है आपका, क्योंकि क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल आपके प्लास्टिक्स होते हैं। फोर्थ आता है आपका थिन फिल्म्स ऑफ पॉलीअमाइनो फॉस्फेजिन्स, जो कि किस में यूज़ करते हैं, यूज्ड टू कवर
सीवियर बर्न्स, ये बर्न्स अगर आपको हो जाते हैं तो उसमें भी आपके सीवियर वाले केस में भी यूज़ होते हैं। एंड सीरियस वुंड्स बिकॉज दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्लूइड एंड कीप जर्म्स आउट। तो देखो एक मेडिसिनल आपके फील्ड में भी इसका कितना अच्छा यूज़ है। तो देखो आपने ऑर्गेनिक वाले भी पढ़े, आपने अब आज कौन से पढ़ लिए, आपने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी पढ़ लिए। तो देखिए उनमें जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो इनके प्रॉपर्टीज़ थी, ये क्या है, एक्सपेंडेड प्रॉपर्टीज़ लेकर चलते हैं, यानी कि एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक में। और इनका रीज़न क्या है, आपका जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आपके होते हैं, इनका जो टेम्परेचर फैक्टर लगा लो, हीट फैक्टर लगा लो, थर्मल स्टेबिलिटी लगा लो, ये ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से। तो एक तरीके से आपका इस चैप्टर के एंड पर एक काम आपको करना है कि आपका या तो आप इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी बता दो पॉइंट वाइज में, सिर्फ एक एक वर्ड्स में बता देना, पूरी पूरी लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर लाइन लिखनी है तो लाइन भी लिख सकते हो, और अगर आपको इनऑर्गेनिक में नहीं बताना है तो आप ऑर्गेनिक वाली भी बता सकते हो। तो दैट इज़ योर चॉइस कि आप इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में बताओगे या ऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में बताओगे। तो इस तरह से आपके दोनों के दोनों में डिफरेंस भी आपको पता लगेगा और कुछ कुछ याद भी होएगा। दोनों को सेम टाइम पे अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। इसे करके मैंने आपको पहले एक तरीके से बायो इनऑर्गेनिक पढ़ाई आपको, और आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़ा है, क्योंकि ये सेम आपके ऑर्गेनिक में यही सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। जैसे कि उसमें अमीनो एसिड्स था, इसमें आपका बायो इनऑर्गेनिक कैम हो गया, और ये आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर सेक्शन बी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।